हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 10th चैप्टर। इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसको ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक का, हिस्ट्री बुक का। उसके बाद ये जो है क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसका जो नाम है वो है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है धातु विज्ञान। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई में यह दर्शाया गया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु क्रम की जानकारी थी। ठीक है, उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाए थे। ठीक है, उन्होंने। और भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो इस तरीके के लोहे का भी निर्माण करता था, अलग अलग विकसित किस्म का लोहे का निर्माण करता था भारत। और जो हड़प्पावासी लोग थे उनको धातु कर्म की अच्छी जानकारी थी और उन्होंने तांबे को और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। ठीक है, ये दोनों धातु को मिलाकर एक अलग एलॉय टाइप का बनाना, और इसको हम क्या बोलेंगे, उपधातु बोलते हैं। तो वो बनाए। लौह नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ जो है मेहरौली में, जो कि दिल्ली में है, में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लौह स्तंभ है इसी के बारे में बात हो रही है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा हुआ है। यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग, ये जो है लौह स्तंभ, इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर और वजन जो है वो 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम की एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो पहले के लोग थे, हड़प्पावासी थे, वो एक तो कुशल शिल्पी थे, मतलब कि वो लोग अच्छे से आर्ट करते थे, कोई भी चीज को अच्छे से बनाते थे। और वो लोग ऐसा चीज का यूज करते थे जिससे काफी सालों तक ये जो चीज वो बनाए वो चला। जैसे लौह स्तंभ की अगर हम बात कर ले ये उदाहरण की, तो ये आज भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये और बहुत पुराना है, जैसे 1500 साल पहले ये बना हुआ है और अभी भी वैसे वैसे खड़ा है, इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है। ये चंद्र नामक जो शासक है उनके बारे में उसमें जिक्र है, तो हो सकता है कि उन्होंने बनाया हो। तो और ये जो चंद्र नाम के जो शासक हैं वो बेसिकली गुप्त वंश के थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये यही है लौह स्तंभ। ठीक ना। नेक्स्ट जो है टॉपिक वह है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। उस स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े कभी छोटे। उन सब में एक समानता है। क्या समानता है कि प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों की शरीर के अवशेष, जैसे हो गया दांत, हड्डी, राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। ठीक। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबद नुमा होने के कारण तरासे हुए पत्थर से ढक दिया गया। तो प्रारंभिक जो स्तूप था धातु मंजूषा के ऊपर एक रखी बेसिकली मिट्टी का टीला होता था, लेकिन बाद में इस टीले को ईंटों से ढक दिया गया और फिर उसके बाद कुछ साल के बाद क्या किया गया, उसका जो स्ट्रक्चर था वो गुंबद नुमा होने के कारण पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे, और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक वो है सांची का स्तूप, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है।
मध्य प्रदेश में इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी और देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एहोल शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एक आश्रम कहा गया है। तो जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया उस टाइम पे, और उसमें जो सबसे मेन जो देवी देवता थे मंदिरों में, वो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। और जो मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था और वहाँ पे पूजा किया जाता था। पुरोहित भक्त जो थे वो पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर जो मंदिर होते थे उसमें एक मंडप नाम की जगह होती थी। यह बेसिकली क्या होता था, सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। जैसे दो जगह है, शहर है महाबलीपुरम और एहोल। उसमें पत्थरों से बने उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक आश्रम कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सांची का स्तूप, ये जो फिगर है इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्तूप और मंदिर बनाने की प्रक्रिया है। तो पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। तो पहले अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काटकर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों को आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, क्योंकि उन्हीं के पास सब चीज था। तो वही लोग क्या करते थे, जो भी शिल्पकार वो काम करते थे, मंदिर को बनाते थे, उनको जो राजा रानी वहां के थे वो सारा खर्च देते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है पुस्तकों की दुनिया। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम नाम की रचना इलंगो नाम के कवि ने की। ठीक है, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम नाम की जो रचना है वो इलंगो नाम के कवि ने की। इसमें कोलवन नाम के एक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। यह एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलवन और माधवी की बेटी की कहानी। ठीक है, ये रचनाएं कई सदियों वर्षों से पहले ही हो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले लिखी गई। ठीक है, तो ये बेसिकली पुस्तकों की दुनिया में कुछ कुछ पुस्तक है जो लिखी गई थी। जैसे एक तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम, जो कि जिसकी रचना लंगो नाम के कवि ने की थी। इसमें बेसिकली एक कोलवन नाम का व्यापारी है, उसकी कहानी है जो कि पुहार में रहता था। उसके बाद एक और महाकाव्य मणिक मेखलाई, जो कि करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था, जिसमें कोलवन तथा उनकी बेटी कोलवन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही हो गई थी, बट फिर उनकी पांडुलिपियां दोबारा 100 साल पहले लिखी गई। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है विज्ञान की पुस्तकें। तो इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने जिक्र किया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक मत दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। तो जो आर्यभट्ट थे और उन्होंने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम, और उन्होंने जिक्र किया था कि दिन और रात जो है पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है। साथ ही उन्होंने ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक मत ही दिया कि ग्रहण क्यों होता है, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। और उन्होंने साथ ही वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है शून्य का आविष्कार। तो भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया।
इसका पूरा श्रेय 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। हालांकि आर्यभट्ट ने भी 5वीं शताब्दी में इसके प्रारंभिक रूपों का उपयोग किया था। तो आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में इसका प्रारंभिक रूप का यूज कर लिया था, उपयोग किया था, बट इसका पूरा श्रेय जो है 7वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। और शून्य का जो आविष्कार हुआ था वो भी भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 चिकित्सक थे, चरक प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी। एक सेकंड। आयुर्वेद जो है चिकित्सा विज्ञान की एक बहुत ही विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी, ठीक है। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 महत्वपूर्ण चिकित्सक थे जो कि कौन कौन से थे, तो चरक जो कि प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी के थे और सुश्रुत जो कि 4वीं शताब्दी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो बेसिकली हम बात करें तो शल्य चिकित्सा मतलब होता है क्या है कि ऑपरेशन टाइप, जैसे कोई भी रोग हुआ, बाहरी हो गया, आंतरिक हो गया, उसको ऑपरेशन से ठीक करना, तो इस टाइप की चिकित्सा का उन्होंने वर्णन किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तिथियों पर एक नज़र। ये चूंकि लास्ट टॉपिक है और लास्ट चैप्टर भी है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कब किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। और ये स्टार्टिंग से ही है कि फर्स्ट जो चैप्टर है उससे लेकर अभी तक 10th चैप्टर तक जितने भी जो तिथि है उसके बारे में दिया हुआ है, महत्वपूर्ण तिथि जिसको याद रखना है, तो वो इस चीज़ों के बारे में दी है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा और 10th चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये जो 6 क्लास का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीका से। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे, वो क्लास 7 का हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे या फिर जो भी हमें स्टार्ट करना हो उसको देखेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप से लिखी गई है। मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व से की गई थी, ठीक है, की गई है। तो मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 6000 ईसा पूर्व। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व में हुआ। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का शासन काल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक ही हुआ था, ठीक है। और कनिष्क का जो शासन काल था वो 78 से 100 ईसा ईस्वी तक था। यहाँ पे जो संगम साहित्य की रचना हुई थी वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक हुआ था। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी तक हुआ था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 300 ईस्वी तक हुआ था। बलवी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 524 ईस्वी तक। हर्षवर्धन का शासक 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। चीनी यात्री वेनसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी तक। पुलकेशिन II का शासन 609 से 642 ईस्वी तक। तो कुछ ये जो है वो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तिथि है, इसके बारे में एक बार देख लेना जरूरी है। तो अब ये पूरा कंप्लीट हो गया 10th चैप्टर और साथ ही क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।